आज की इस क्लास में हम कुछ रिवीजन लेंगे फ्लोटेशन पे, जो हमने अभी लास्ट टेस्ट से पहले भी कोई लिया होगा, तो उसी फ्लोटेशन को हम फिर से रिवाइज करना चाहेंगे और मैं भी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स उसमें सीख रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब शायद उस समय नहीं रिवाइज कर पाए होंगे। फ्लोटेशन में पहली चीज़ पे हम आते हैं बॉइंट फोर्स। क्या हमने एक्सेलरेटेड कंटेनर में बॉइंट फोर्स लिखना सीख लिया था कि नहीं, ये बताओ। क्या हमने एक्सेलरेटेड कंटेनर में बॉइंट फोर्स लिखना सीखा है या नहीं सीखा है? नहीं सीखा है। तो एक बार पहले हम शुरुआत यहां से करते हैं। बॉइंट फोर्स इन एक्सेलरेटेड Recording in progress. कंटेनर्स। एक्सेलरेटेड कंटेनर अगर आपको दिया है तो उसमें बॉइंट फोर्स लिखना हम सीखेंगे। जैसे देखिए, मान लो कभी आपको ये कोई कंटेनर दिया गया। सर ये लिखना है। हाँ, अगर नई चीज है तो आपको जरूर लिखनी चाहिए। पहली बात तो ये मैं कहता हूँ कि मैंने इसमें ना, इस लिक्विड में कोई एक बॉल डाल दी। इस लिक्विड में मैंने एक बॉल डाल दी और एक बार एक दो बातें, आज बोर्ड अलग है, जगह अलग है और रूम अलग है। क्या बोर्ड क्लियरली विजिबल है? यस सर। यस सर। ठीक है। और आवाज मुझे तो नहीं लगता कि कोई इको विको प्रोड्यूस हो रही है, आराम से सुनाई दे रहा है आपको, है ना? यस। ठीक है। ये कोई सिचुएशन है। आर्किमिडीज ने बताया था कि वेट, जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट है उसके बराबर बॉइंट फोर्स लगता है। लास्ट टाइम जब हमने कभी फ्लोटेशन रिवाइज किया होगा तब भी मैंने कहा था ये चीज तभी ट्रू है जब ये अनएक्सेलरेटेड कंटेनर। मान लो ये जो वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट का, जो पूरा इसके अंदर दिखा रखा है, दैट इज वीओ। ये जो डेंसिटी है लिक्विड की, दैट इज रो ओ। वॉल्यूम वीओ एंड डेंसिटी इज रो ओ। रो ओ नहीं, लिक्विड के लिए मैं एल यूज करता हूं। अगर कंटेनर रेस्ट पे होता तो इस पे कितना पॉइंट फोर्स लगता? अगर कंटेनर रेस्ट पे होता तो इस पे कितना पॉइंट फोर्स लगता? बताओ बताओ, बोलो, वैल्यू बोलो बी की। एम तो कुछ है ही नहीं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर ये कंटेनर रेस्ट पे होता तो इस पे जो बॉइंट फोर्स लगता वो कितना लगता? आर्किमिडीज ने क्या समझा था, कैसे समझा था, वो समझिए। आर्किमिडीज ने सोचा कि हाँ जी बोलिए सर लवेशा को एंट्री नहीं मिल रही है। अब यार होस्ट कौन है? होस्ट कौन है भाई? पार्टिसिपेंट्स अल्फा जून। अब एंट्री तो वो सर देखेंगे तभी मिल पाएगी, और तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है अभी। चलते हैं, देखते हैं। देखिए बॉइंट फोर्स कैसे लिखते हैं वो सुनिए आप। आर्किमिडीज ने सोचा कि अगर यहाँ पानी होता, ये जो ब्लैक कलर से मैंने जो ऑब्जेक्ट दिखाया है, अगर इसकी जगह यहाँ वाटर ही होता, देखो, अगर मैं इतने पोर्शन का पानी ही कंसीडर करूं तो पानी के अंदर पानी तो रेस्ट पे है कि नहीं है, बताओ। अगर ये ऑब्जेक्ट आपने डाला ही नहीं होता, वाटर होता, तो वाटर के अंदर वाटर तो रेस्ट पे रहेगा। समझ गए हो? कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहे। समझ में आ रही है बात? इस पानी का एफबीडी, केवल ये जो सर्कल वाला वाटर है इसका एफबीडी, इसका वेट होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ये जो वॉल्यूम है ये वीओ के बराबर है, वीओ और इंटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वीओ इंटू जी, ये है। और चारों तरफ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इधर का वाटर मॉलिक्यूल, इधर का वाटर मॉलिक्यूल, इधर का वाटर मॉलिक्यूल, इधर का, ये सब
ये सब इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहे होंगे, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई इधर कोई इधर कोई यूं, उन सब का मिलके जो नेट फोर्स बना वो बी है, वॉइड फोर्स है। और अभी पानी के अंदर पानी रेस्ट पे है तो इसलिए बी बराबर डब्ल्यू हो गया और बी बराबर हो गया रो एल इंटू बी ओ इंटू जी। अब आर्किमिडीज के विचार थे कि ये जो बाहर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बीच में पानी डाला हुआ है या फिर बीच में कोई और ऑब्जेक्ट डाल दिया है, बाहर वाले मॉलिक्यूल ऐसे ही इंटरेक्ट करेंगे चाहे बीच में उनका ही वाटर ही हो या कोई और ऑब्जेक्ट आ गया। तो अगर आपने कोई और ऑब्जेक्ट भी डाल दिया तो क्या इस बी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये भी तो उस लिक्विड के वेट के बराबर है जिस लिक्विड को ये पानी समेटे हुए था, जिस लिक्विड को ये पानी अपने अंदर रखे हुए, यानी कि ये भी और ये भी सेम हो गए। अच्छा, इस पानी में ये पानी तो रेस्ट पे है, लेकिन यहाँ जरूरी नहीं कि इस पानी में ऑब्जेक्ट नीचे डूबे फ्लोट करे। क्यों? बॉइंट फोर्स तो उस पानी के हिसाब से लगता है रो एल इंटू बी ओ इंटू जी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और इंटू जी। अब डिपेंड करता है कौन ज्यादा डेंसिटी वाला है कौन कम वाला, उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे की तरफ जाएगा। तो एक तो ये बताओ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का लॉजिक क्या था, पहली बात क्या वो समझ आया कि नहीं आया? अब है ना, इससे बनेगा कि एक्सेलरेटेड कंटेनर में भी क्या बॉइंट फोर्स वेट के ही बराबर होगा या कुछ कम ज्यादा होगा। तो अब हम वो देखते हैं। आप थोड़ा सा 2 मिनट अगर कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं, मैं तब तक एक डस्टर का अरेंजमेंट करता हूँ। चले भाई बिठाए इसको, हो गया होगा। हाँ जी बोलिए, एक्सेलरेशन लेके आए कंटेनर में, उसमें क्या होगा वो देखते हैं। देखो सपोज कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट करने लग जाए, अब देखते हैं कि बॉइंट फोर्स क्या होगा। तरीका वही है, इस लिक्विड ने अपने लिक्विड के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रखा होगा वो देखिए, जो बॉइंट फोर्स उस पर लगा वही इस पे लगेगा। तो अगर कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो लिक्विड का ये पार्ट भी ऊपर जा रहा होगा कि नहीं बताओ? यस है ना। तो अब अगर आप देखते हो ये जो आपने लिक्विड बनाया है इस पे ऊपर बॉइंट फोर्स बी, नीचे इस लिक्विड का वेट दैट इज रो एल इंटू बी ओ इंटू जी, लेकिन एक एक्सेलरेशन ऊपर है ए, तो इस बार बी बराबर डब्ल्यू नहीं बनेगा। इस बार उस पानी में एक एक्सेलरेशन ऊपर है तो पानी का आपने एफडीडी बनाया, क्या इक्वेशन बनेगी न्यूटन्स लॉ की? न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बी प्लस ए इक्वल बी माइनस, नहीं भाई नहीं, ढंग से बोलो, नेट फोर्स बी माइनस रो एल इंटू बी ओ इंटू जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका जो मास है वो है इसका लिक्विड की डेंसिटी इंटू लिक्विड का वॉल्यूम बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मैंने केवल ये लगाया है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बताओ समझ आया? हाँ भाई क्लियर हुआ? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहां से अगर आप बी देखते हो तो बी कितना आ गया, रो एल उधर गया, वी ओ उधर गया, कॉमन आ गया और ये बचा जी प्लस ए। एक बार बताओ अब बॉइंट फोर्स निकालना आ गया क्या? एक्सेलरेटेड कंटेनर में कैसे निकलना है? यस अब अगर यहाँ कोई लिक्विड भी है ना, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट भी है, चाहे वो रेस्ट पे की मोशन में हो, लेकिन अगर कंटेनर चल रहे हैं ना तो बॉइंट फोर्स उतना ही होगा, यहाँ जी नहीं बल्कि ये कितना आ जाएगा जी प्लस ए। तो अब इसको एक रिजल्ट के तरह से पढ़ ले हम।
अगर आप गए तो मैं इसको एक बार देख लीजिए, आप नोट आउट कर लीजिए, फिर इसको रिजल्ट की तरह मैं याद करवाता हूँ कि किस तरह से चीज़ डायरेक्ट हम लगाएंगे। मैं आपको वो उस तरह की चीज़ें तो शायद पिछली बार रिवीजन में करवा चुका ना, फ्री सरफेस कैसे मूव करती, मतलब मूविंग कंटेनर में करवा दिए होंगे वो तो, फ्री सरफेस की शेप कैसी हो जाती है, उसका एंगल क्या होता है, ध्यान है कि नहीं वो बातें जो मैं कर रहा हूँ अभी जिक्र? कैसे करवा देते? हाँ ठीक है, चलिए इसको पूरा करते हैं। हो गया नोट? तो मैं इसको रिजल्ट की तरह लेके आऊँगा। यस सर। ठीक है, अब ये रिजल्ट ये बनता है, हम केवल वर्टिकल एक्सेलरेशन वाले कंटेनर देख रहे होंगे और जनरल नहीं। ये आपने दो कंटेनर्स लिए और दोनों में लिक्विड भरा हुआ है, इस तरह से। ऑब्जेक्ट यहां भी है जिसका वॉल्यूम है VO, ऑब्जेक्ट यहां भी इंसर्टेड है जिसका वॉल्यूम है VO। डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों जगह है रो एल। एक मिनट, बैटरी लो। ठीक है, अब दिख रहा होगा, देखिए ये वाला कंटेनर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है A एक्सेलरेशन से, और ये वाला कंटेनर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है A एक्सेलरेशन से। तो देखो दोनों ही केसेस में जो पॉइंट फोर्स लगेगा, इस फॉर्मूले को अक्सर हम इस तरह याद कर लेते हैं, पॉइंट फोर्स इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड इनटू यहां आ जाता है G इफेक्टिव। अच्छा, जब ये कंटेनर ऊपर जा रहा था तो अगर मैं पॉइंट फोर्स के तरीके से सोचूं तो हमारा निकल के आया था G इफेक्टिव की जगह G+A आया था ना अभी थोड़ी देर पहले। यस। क्यों वो इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि साइड वाले लिक्विड को अपने लिक्विड का एक तो वेट बैलेंस करना था और एक उसको ऊपर एक्सेलरेट भी कराना था। तो एक तो वेट बैलेंस करने में ही बहुत जोर लगा और फिर एक्सेलरेट कराने में तो और भी जोर लगा, तो इसलिए बढ़ गया था। लेकिन अगर ये नीचे आ रहा है तो आप यहाँ लिक्विड बना के देखोगे तो लिक्विड भी नीचे आ रहा होगा, लिक्विड नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो वेट ज्यादा है कि पॉइंट फोर्स? वेट ज्यादा है, यानी कि पॉइंट फोर्स कम होगा। तो इस केस में अगर वो ऊपर जा रहा है तो हम याद करें G इफेक्टिव होता है G+A, लेकिन अगर वो नीचे आ रहा है तो हम याद करें G इफेक्टिव कितना होता है G-A। तो ये बताओ, वर्टिकली एक्सीलरेटिंग कंटेनर में पॉइंट फोर्स लिखना आ गया हमें? ठीक है, आप ये रिजल्ट अपना बना लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार इस पर क्वेश्चन लेते हैं, फिर और कॉन्सेप्ट्स पे चलेंगे। लिख लीजिए पहले ये चीज़। हाँ जी, हो गया।
यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। मान लो ये जो कंटेनर है इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, और एक कम डेंसिटी का ब्लॉक डाल दिया। अच्छा, कम डेंसिटी का ब्लॉक डालेंगे तो डूबा रहेगा कि ऊपर आएगा? ऊपर है। ऊपर आएगा। लेकिन उसे ऊपर आने नहीं दे रहे, उसे रस्सी से बांध दिया। समझ गए हो? एक रोप से बांध दिया। जब ये कंटेनर रेस्ट पे था तो रोप में टेंशन थी T0। जब ये कंटेनर रेस्ट पे था तो रोप में टेंशन थी T0। ठीक है। व्हाट विल बी द टेंशन इन द रोप if the container is accelerated upwards with an acceleration a। जब ये रेस्ट पे है तो ब्लॉक में रस्सी में टेंशन T0 है। आपको और कुछ नहीं दिया, T0 दिया और A दिया, ज्यादा से ज्यादा G का यूज आप कर लोगे, और कुछ नहीं दे रखा। मतलब इनकी टर्म्स में आपको बताना है कि अगर ये ऊपर एक्सलरेट करे तो कितनी टेंशन होगी। क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो। बीच में आवाज नहीं आ रही। बीच में आवाज नहीं आ रही। अभी अभी सुन रही है? अभी आवाज सुनाई दे रही है? तो भाई ये है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो। देखो मैं करवाता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले जब ये रेस्ट पे है तब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। जब ये रेस्ट पे है उस समय का फ्री बॉडी डायग्राम। इसका मास m मान लो, तो इस पे नीचे एक तो लग रहा है mg, एक लग रही है टेंशन T। ऊपर बताओ बॉइंट फोर्स B कितना लगेगा। अभी अगर मैं देखूं तो बॉइंट फोर्स बताइए कितना लग रहा होगा। लिक्विड की डेंसिटी ρl बोल देंगे, कितना लगेगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और इनटू g। और अभी ये रेस्ट पे है, क्या इक्वेशन बनी? P equals to mg by T0 है, T0 है, इस वक्त टेंशन T0 है। इक्वेशन बनी T0 प्लस mg रो l इंटू vo इंटू g। हाँ जी, क्लियर है पहली इक्वेशन? यस सर। अच्छा, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा हो, a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा हो, तो तब क्या इक्वेशन बनेगी? तब क्या एफबीडी बनेगा? मैं ये क्वेश्चन ये लिख लिया ना आपने? लिख दिया ये? यस सर। यस सर। तो मैं ये हटा रहा हूँ, ये चीज हटा रहा हूँ।
हाँ जी, अब देखो जब ये अगर ये एक्सेलरेट करता है तो ब्लॉक पे नीचे वेट mg, टेंशन है T, नई टेंशन जो हमें निकालनी है। अच्छा, अब बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, नया बॉइंट फोर्स लिक्विड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g प्लस rho l into वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g प्लस a। तो देखो ऐसे सवालों में काम आ रहा है ना, ये एक्सेलरेटेड कंटेनर में बॉइंट फोर्स, अब वो वेट के बराबर नहीं है, g की जगह g प्लस a आ गया। और यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, जैसे यहाँ बनी इक्वेशन 1, वहां बताओ, बोलो एक बार। v नॉट माइनस mg प्लस k इक्वल्स टू m। हाँ, यहाँ ये ध्यान देना है, ये एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर, तो फोर्स बैलेंस नहीं करने, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स मतलब रो एल इंटू वी नॉट इंटू जी प्लस ए माइनस नीचे दो फोर्स हैं एम जी और टी इज इक्वल टू एम ए। इक्वेशन नंबर 2। आप बताओ क्या दोनों इक्वेशन समझ आ गई क्या? हम क्लियर है? यस आप इनको सोल्व कर लेना, मैं आंसर दे देता हूँ, आप कर लेना बाद में। टी निकल के आना चाहिए टी नॉट इंटू 1 प्लस ए बाई सी। अब देखना कैसे आएगा, ये इसका आंसर आना चाहिए। कर लोगे इसे पूरा, इस सवाल को? यस ठीक है, ये आंसर लिख के छोड़ दीजिए और मतलब ये इक्वेशन अपना नोट कीजिए। हो गया नोट? यस सर। ठीक है, लवी साहब को Yes. एंट्री मिल गई थी लवी साहब? यस सर। कितने कितने टाइम बाद? 7-8 मिनट बाद। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि एनटीएससी में कई बार हमारे रिजल्ट्स बहुत काम आ जाते हैं, वो चीज़ें जो आगे हम डेप्थ में भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें जो रिजल्ट बना के पढ़ी जा सकती है। जैसे मान लो कोई सर्कुलर ट्यूब है, जैसे यू ट्यूब होती है, यू ट्यूब, इसी तरह की सर्कुलर ट्यूब है। इस तरह से समझ गए, बीच में पाइप है, जैसे साइकिल के टायर में ट्यूब होती है वो, है ना। और इसको हमने रख दिया वर्टिकल प्लेन में, इसको मैंने वर्टिकल प्लेन में रख दिया। ये इसका एक डायमीटर है इसका एक डायमीटर लिया मैंने, और ये बिल्कुल बीच वाली वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। मान लो मैंने इधर भी पानी भर दिया और इधर भी पानी भर दिया। अगर दोनों साइड के लिक्विड की डेंसिटी सेम है और आपने 1/4 में पानी भरा, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही आकर रुकेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे इधर वाले लिक्विड की डेंसिटी है ρ1 और इधर वाले लिक्विड की डेंसिटी है ρ2, और 1/4 में इधर लिक्विड भरा, 1/4 में उधर, तो क्या ये हमेशा ऐसे ही आकर रुकेंगे क्या? या वो ρ1 ρ2 की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये इधर ज्यादा आएगा या उधर ज्यादा जाएगा? बताओ। हाँ, ρ1 ρ2 पे डिपेंड करेगा। लेट ρ1 इज ग्रेटर देन ρ2। मान लो पहला लिक्विड ज्यादा डेंस है, तो ये बताओ ये उस साइड खिसकेगा या इस साइड आएगा? सर ρ2 के साइड, ρ2 की साइड जाना है। ठीक,
मैंने मान लिया कि ये लाइन यहाँ पहुँच गई, सपोज ये लाइन यहाँ पहुँच गई। यहाँ पहुँचने का मतलब है कि ये लिक्विड थोड़ा और ऊपर गया और इधर से ये लिक्विड थोड़ा नीचे हो गया, और ये जो लाइन थी ये टिल्ट होगी ना, ऐसे होगी। समझ आया क्या किस तरह से हो गया? है अब भी वही 1/4 ये एंगल अभी भी 90 डिग्री है, ये एंगल अभी भी 90 डिग्री है, ये तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन अब ये जो लाइन है ये उधर की तरफ चलेगी किसी एंगल अल्फा पे, तो अल्फा उधर जाएगा या इधर आएगा वो डिपेंड करता है ρ1 बड़ा है या ρ2 इस चीज पे। ये बात तो क्लियर है आपको? ये बात क्लियर है ना? अब कितना उधर कितना इधर, हालांकि प्रेशर डिफरेंस से ये चीज बड़ी आसानी से निकाली जा सकती है। आप ट्राई करना, मैं आपको लेकिन रिजल्ट की तरह अभी याद करवा रहा हूँ। देखो उधर गया तो एक चीज तो हमें दिख रही है कि ρ1/ρ2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये उधर गया। अब ये जो ρ1/ρ2 है, एज अ फॉर्मूला आप इसे याद रख लें, कहीं एनटीएससी में डायरेक्ट काम आ सकता है। कैसे डिराइव करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, आप करेंगे। देखो ये एक से बड़ा है कि एक से छोटा है, इधर देख के बताओ इस डायग्राम में। बड़ा है ना, तो ऊपर बड़ी चीज आएगी नीचे छोटी, तो ऊपर तो आता है 1 + tan अल्फा और नीचे आता है 1 - tan अल्फा। पहले तो ये बताओ फॉर्मूला याद हो सकता है? समझ आ गया क्या फॉर्मूला है? यस सर। ठीक है। दूसरी बात डायरेक्ट ये कैसे यूज होगा? फॉर एग्जांपल मान लो आपको अल्फा दे दिया 37 डिग्री और पूछा है कि ρ1/ρ2 बताओ कितना होगा, तो अल्फा आपने 37 डिग्री लिया, रख के बताना। इसमें आपको याद है 3 4 5 की ट्रायंगल याद है ना, ये वाली ट्रायंगल? यस सर। tan 37 कितना? 3/4। 3/4। तो इसमें रख के बताओ ρ1/ρ2, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्या निकल के आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? 7/1। 7:1 1 + 3/4/1 - 1